हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक क्लास 9th का एंड 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि इंट्रोडक्शन है बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट का, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको मैथ की सभी के सभी कंटेंट मिलेंगे। आपको बेसिक से मैथ को स्टार्ट करेंगे कि हमारा मैथ का जो बेसिक से बेसिक है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और किस टाइप से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहाँ तक जाएगा वो हम आपको पूरा जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था कि नंबरों का जब शुरुआत हुआ था तो कहां से शुरुआत हुआ था। इस बात को विशेष तौर से समझिएगा। जैसे कहानी क्या है इससे, कि जब आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का जहां पर निर्माण होता है और जब ब्रह्मांड का पूरा निर्माण होता है तो यहाँ पर सबसे पहले एक बिग बैंग थ्योरी निकल के आती है, जो कि बिग बैंग थ्योरी बताती है। हालांकि ये साइंस का एक पार्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी साइंस का एक पार्ट है, खगोल शास्त्र का, तो उसमें एक अलग चला जाता है। साइंटिस्ट के हिसाब से क्या है कि आपका मैथ का उद्गम कहाँ से हुआ है, निकला कहाँ से, तो इस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं कहाँ से आया है। तो इसमें क्या है कि जब पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है तो बिग बैंग थ्योरी से होती है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि कोई बड़ा सा धूल का कण था, धूल का था, वो आपस में इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद वो फूटता है, फूटने के बाद उससे कई पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं और वही पार्टिकल जब बाहर निकलते हैं बड़े बड़े उल्कापिंड वगैरह और ग्रह वगैरह बनते हैं। गैलेक्सी का निर्माण होता है उसी से, और जब इन गैलेक्सियों का निर्माण होता है तो उसी से हमारी पृथ्वी बन के आती है। ठीक है, पृथ्वी बाद में धीरे धीरे पहले बहुत गर्म होती है क्योंकि अभी नई नई बनी है तो गर्म होती है। धीरे जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद आपकी पृथ्वी ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद सबसे पहले यहाँ जलचरीय जीव बनते हैं, उन्हीं जलचरीय जीव से ही तब उसके बाद वो आगे सरवाइव करते हैं। सरवाइव करते करते उन सब लोग को डेवलपमेंट होता जाता है और धीरे धीरे वो ह्यूमंस बनते जाते हैं। डायनासोर, लाइक डायनासोर, चिंपैंजी और जेलीफिश, ठीक है, मछली, क्रोकोडाइल, ये सब चीजें उससे बनती जाती हैं और धीरे धीरे ह्यूमंस का उद्गम होता है। ठीक है, तो जब ह्यूमंस एक अपने ह्यूमंस की एक अवस्था पे आने लगता है कि हाँ अब यहाँ से ह्यूमंस की सिविलाइजेशन डिफाइन होने लगती है, ठीक, तो वो ह्यूमंस क्या करता था कि भाई एक साथ में रहना स्टार्ट कर दिया। जब एक साथ में रहना स्टार्ट कर दिया तो कबीला एक बनता था। ठीक, उसमें कबीला हुआ करता था, कबीला बनता था, उसी कबीले का एक कोई ना कोई बन जाता था बाद में हेड, जिसको हम कबीले का राजा कहते थे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कबीला क्या है कि वो बार बार, आप जानते होंगे इतिहास में आपने पढ़ा होगा, तो लगातार कहीं ना कहीं सर्वाइव किया करते थे फूड वगैरह के लिए, अपने जीवन पालन के लिए। ठीक है, लगातार ये यहाँ से पूरा पूरा जाया करते थे। नेक्स्ट इसके बाद में क्या होता है कि ये धीरे धीरे यहाँ से जाते गए तो अचानक में ही क्या होता था कि जब रास्ते में चल रहे हो सकता है कबीले का राजा चल रहा हो, आगे आगे चल रहा हो, पीछे सेना उसकी आ रही हो, सेना में से कोई एक आध गायब हो जाए। ठीक है, तो गायब हो जाए तो उन लोगों को पता कैसे लगे कि भाई मेरे पास इतने आदमी थे और इतने में से एक आदमी गायब, दो आदमी गायब। भाई गिन के तो मुझे बताना चाहिए ना उसको कितने आदमी हैं बचे हैं, कितने आदमी गायब हो गए। या मान लीजिए आदमी ना गायब हो रहे थे तो उसमें फल वगैरह कहीं से तोड़ के लेके आते थे, खाने के लिए तो तोड़ना जरूरी, भाई सर्वाइव करने के लिए भोजन जरूरी है। तो भोजन को लाने के लिए क्या करते थे, कहीं ना कहीं से फल वगैरह तोड़ के लाते थे, मांस वगैरह कहीं ना कहीं किसी का आहेट करते थे, तो किसी न किसी चीज को मारते थे। अब वो मान लीजिए 10 जानवरों को मार के लेके आए और उसे 10 जानवरों में से कोई एकाध जानवर क्या हो कि कहीं गायब हो जाए, कोई और खा ले। तो भाई ये तो है कि भाई हम 10 मार के लेके आए थे, उसमें से एकाध गायब हो गए, कैसे। तो इन सभी की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो जब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है, वो काउंटिंग सबसे पहले बनती है नेचुरल नंबर। ठीक है, कि भाई हमने 10 फल लेके आए, 10 का 10 फल का रखा है, कलेक्शन किया, क्योंकि काउंटिंग थी नहीं उस समय में, फिलहाल जब काउंटिंग नहीं थी तो गिनते कैसे। तो अब वो 10 फल लेके आए, हम अपने हिसाब से कह रहे हैं भाई 10 फल लेके आए, क्योंकि इसमें काउंटिंग नंबर चल रहा है तो हम लोग गिन सकते हैं आराम से। ठीक है, सोचिए अगर ये ना हुआ होता, काउंटिंग नंबर अगर स्टार्ट ही नहीं हुई होती, तो आप किस आधार पे गिनते किसी चीज को। तो सबसे पहले वही से काउंटिंग नंबर निकल के आती है, जिसका नाम पड़ता है नेचुरल नंबर। जहां से निर्माण होता है पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो काउंटिंग स्टार्ट हुई तो उसी को हम बोले नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर सबसे पहले आपका बनता है, ठीक है, NATURAL, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, भाई वो जानवरों का शिकार करते या फल फ्रूट का एक कलेक्शन करते, कलेक्शन करने के बाद में उन सभी की जब काउंटिंग होने लगी तो काउंटिंग सबसे पहले निकल के आती है प्राकृत संख्या,
प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और यही प्राकृतिक संख्या को अगर हम बोले इस परिभाषा के फॉर्म में कि ऐसी संख्या है जिनका उपयोग हम गणना के लिए करते हैं, जिनका उपयोग हम काउंटिंग के लिए करते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए उस समय वो लेके आते थे 10 फल, तो 10 फलों को काउंटिंग कहां से स्टार्ट किए, तो भाई पहले कहे 1 2 3 4 5 और 6 7 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे नंबरों का निर्माण होता चला गया, ठीक है। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से क्या निकल के आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आती है, आपने नेचुरल नंबर पहले इससे पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से ही बता दिया करते हैं कि भाई नेचुरल नंबर ये ऐसा है कि जिन संख्याओं का हम उपयोग गणनात्मक के लिए करते हैं, गणना के लिए करते हैं, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब कोई भी चीज ले लीजिए गिनने के लिए, उन सभी का अगर आप गिनेंगे तो नेचुरल नंबर से ही गिनेंगे आप, ठीक है। तो आपका ये नेचुरल नंबर बन जाता है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं एन से, किससे, एन से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर में क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी नेचुरल नंबर कौन सी है, तो ये कह पाना बहुत आसान नहीं है, अभी इसकी कोई परिभाषा निकल के नहीं आई है कि नेचुरल नंबर में सबसे बड़ी नंबर कौन सी है। मान लीजिए आप कोई व्यक्ति अगर कहता है कि 1 लाख नेचुरल नंबर सबसे बड़ा है, तो 1 लाख में बोलो उसको कि 1 अगर जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, तो 1 लाख 1 बन जाएगा। अब उससे फिर कहो कि भैया एक और उसमें और जोड़ो, 1 लाख 2 बन गया, उसमें कहो भैया एक और फिर जोड़ो तो 3 बन गया, यानी इसके कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो अभी तक ये परिभाषित नहीं किया जा सका कि नेचुरल नंबर सबसे बड़ा कौन सा होगा, ठीक है। तो इसकी सबसे छोटी क्या नेचुरल नंबर है, 1 है, सबसे छोटी 1 होगी, लेकिन सबसे बड़ी अभी तक डिफाइन नहीं की जा सकी है, ठीक है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। फिर इसके बाद निकल के आती है कि भाई मान लीजिए सपोज दैट से ये एन की निकल के आती है, नेचुरल नंबर होता है। अब मान लीजिए जैसे कहा कि भाई आप बाजार गए, बाजार से आपने क्या किया, 10 आम खरीदे, और इस समय आम का सीजन चल ही रहा है, तो आम खरीदा आपने, 10 में से आपने कहा कि भैया 5 आम, क्योंकि काउंटिंग नंबर का स्टार्टिंग हो चुका है, 5 आम आपने कहा कि वो ले गए, तो 5 आम ले गए, तो बचा कितना, 5 ही बचा। तो यहां सब्ट्रैक्शन का निर्माण होता है, भाई बचा कितना। तो सब्ट्रैक्शन बनता कैसे था कि भाई 10 लेके आते थे, उसमें से 5 दे दिया करते थे किसी को, तो बचता कितना था, तो जो बचता था उसी को हम काउंटिंग कर लिया करते थे। आज के समय में उसको काउंटिंग थोड़ी करते हैं, आज के समय में हम घटा के डायरेक्ट निकाल लेते हैं आंसर, ठीक है। तो उस समय वो काउंटिंग किया करते थे कि भाई बचा, तो 1 2 3 4 5 करके से गिन लिया करते थे, तो यहां से सब्ट्रैक्शन का निर्माण हो जाता था, ठीक है। ऐसे आपका एडिशन का भी हुआ करता था, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बाद में आया है। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए 10 में से 5 गया, तो 5 आपका बचा। अच्छा, मान लो कोई पर्सन है, वो 10 आम लेके आया था, और एक टोकरी में 10 आम तो भरा था, ठीक है, 10 आम भरा था। अब 10 में से उसने कहा कि भैया मैं 12 ले जाऊं, वो 12 निकाल ले गया, बचा कितना भाई उसके पास में। तो अब कहोगे सर जी ये तो घट तो सकता नहीं है, ठीक है, ये घट सकता नहीं है क्योंकि आप छोटे लेवल पे चल रहे हैं, घट सकता नहीं है। लेकिन यहां पर मैथ का ज्यादा देखिए, ये होगा, ये आएगा -2, घट करके आएगा कितना, -2, आप जानते हैं। अब इसके बाद थोड़ा विस्तार से मैं बता देता हूं, ज्यादा नहीं विस्तार से। 10 में से 12 कैसे चला गया, -2 कैसे आया। इसका मतलब सिद्ध होता है कि भाई जिसमें से वो ले आया गया आम या जो फल वगैरह या कोई नंबर निकाला गया जिसमें से, उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ पहले था, तभी तो हम उससे निकाल ला पाए हैं। जैसे मान लेने के एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी पर्सन के पास आप गए, उस पर्सन को आपने दिया है 100 रुपया, ठीक है। अब आपने कहा कि भैया मुझे आज 150 का काम हो, मुझे 150 रुपया दे दो। भाई उस पर्सन के पास 50 रुपया एक्स्ट्रा है, तभी वो आपको 150 रुपया दे भी पाएगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा, वो 100 रुपया आपको वापस थमा देगा, आप वो वापस लेके चले आएंगे। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन निर्माण सबसे पहले कहां बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा। तो सीक्वेंस बनती है यहाँ पर एक जाकर के, तो भाई की माइनस में नंबर जब आने लगे, तब हम भाई माइनस में कैसे रखेंगे नंबरों को, तो जो माइनस में हम डिनोशन करने लगे कि हम माइनस में लिखेंगे इसको, तो उस माइनस को दिखाने के लिए हमने लिखा इसको इंटीजर के फॉर्म में लिखा। किस फॉर्म में लिखा, इंटीजर, यानी जेड के फॉर्म में लिखा। किसके फॉर्म में, जेड, इंटीजर में। -3 डॉट -2 -1 0 1 2 3 एंड 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। इधर भी आके डॉट 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 एंड सो ऑन। भाई इंटीजर जो है वो माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, जीरो भी एक इंटीजर है, ठीक है। इस बात को विशेष रूप में जीरो कैसे कि जैसे उसने कहा था भाई 10 लेके आया था, अगर मान लीजिए 10 को 10 खा गया तो क्या बचा उसके पास में, कुछ बचा नहीं। लेकिन कुछ बचा नहीं हमेशा थोड़ी कह सकते भाई कुछ बचा नहीं, उसको किसी सांकेतिक भाषा में लिख के दिखाओ मुझे। तो जिस सांकेतिक भाषा में लिखा गया उसका नाम पड़ा जीरो, और उसी जीरो की खोज हमारे भारत ने ही किया था, जो कि भारत के एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने ही किया था, ठीक है। तो आपका ये जीरो भी निकल के आता है, वो भी इंटीजर में जाता है, ठीक है। फिर इसी के बाद में यहीं से निकल के आता है जीरो कि भाई इसमें माइनस भी है,
ठीक है। अगर इसी में से 0 को इसमें लाके रखा जाए, इसमें ला दिया जाए, तो एक नया नंबर निकल के आता है जिसका नाम पड़ता है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है, क्या बनती है? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 एंड सो ऑन डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे निकल जाती है। देखिए 0 की जब खोज हुई तभी जाकर के नंबरों का आगे सीक्वेंस बढ़ा भी, नहीं तो हम निदा 9 पे ही स्टॉप हो जाते। ठीक है, जब 0 निकल के आई तब उसके बाद 10 बना, 10 के बाद अब नंबर रिपीट होने लगे, 11 12 13 14 15 ऐसे डॉट डॉट एंड सो ऑन पे लगातार चलते गए। ठीक है, तो आपने नेचुरल नंबर देख लिया, इंटीजर देख लिया। इंटीजर होता है दो टाइप का, अभी हम इसका भी बता देते हैं दो टाइप कैसा होता है। होल नंबर भी हो गया। होल नंबर क्या होता है कि नेचुरल नंबर में जब हम शून्य को ऐड कर लेते हैं, 0 को ऐड कर लेते हैं, तो हमारा होल नंबर बन जाता है। ठीक है, इंटीजर क्या होता है कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो हमारा इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर की एक नई परिभाषा आती है कि भाई नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों को अगर एक साथ मिला लिया जाए तो आपका इंटीजर बनता है। ठीक है, क्या बनता है? इंटीजर, यानी पूर्णांक बन जाता है। फिर इसके बाद में आपका आता है, यहां पर इंटीजर के मैं अगर देखूं तो दो टाइप होते हैं। एक टाइप आपका होता है, ठीक है, एक टाइप होता है तो इंटीजर क्या है, इंटीजर को मैं बता देता हूं कि विस्तार रूप से इंटीजर कैसा है। ठीक है, इंटीजर को आप दर्शाएंगे कि जेड से। ठीक है, इंटीजर को आप किससे दर्शाएंगे? जेड से, INTEGER। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में साथ ए होता है। इंटीजर यानी पूर्णांक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं इसी को। ठीक है, यह होता है दो टाइप का, ध्यान समझिएगा। दो टाइप कौन सा है? पहला है धन पूर्णांक। कौन सा है? धन पूर्णांक आपका है। ठीक है, दूसरा आपका है ऋण पूर्णांक। कौन सा है? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक यानी इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर और इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। आई बात समझ में? इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। धन पूर्णांक में क्या होगा कि वे संख्याएं जो सिर्फ धनात्मक होती हैं, जैसे आप पढ़ते हैं नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आती, होल नंबर में भी नेगेटिव नंबर नहीं आती है। ठीक है, ओनली पॉजिटिव नंबर ही आते हैं इसमें। फिर इसके बाद में जैसे यहाँ पे क्या है कि +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन डॉट 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 एंड सो ऑन, ये आपका हो गया प्लस इंटीजर। फिर इसके बाद में इसको दर्शाते हैं जेड से। ठीक है, इसको दर्शाते हैं जेड से, इसको दर्शाएंगे जेड प्लस, इसको दर्शाएंगे जेड माइनस से। ठीक है, जेड नेगेटिव जेड पॉजिटिव। यहां पर ये क्या है कि इसको हम कहेंगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन डॉट डॉट। ठीक है, ये लगातार इतना पूरा चलता जाता है। ठीक है, तो यहां तक पूरा आपको समझ में आया होगा। धन पूर्णांक हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया। अब इसके बाद में आपका आता है, इसी में एक आता है अलग से, इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक, क्योंकि शून्य भी एक प्रकार का पूर्णांक है। ठीक है, शून्य भी एक प्रकार का क्या है? पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक यानी शून्य आपका हो गया 0। ठीक है, 0 हो गया। शून्य भी एक प्रकार का पूर्णांक। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई शून्य क्या एक प्रकार का पूर्णांक है, तो आप सीधा कहोगे सर शून्य एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इंटीजर हो गया, इंटीजर का दोनों टाइप हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। नेचुरल नंबर किसे बोलेंगे कि वे संख्या है जिनका उपयोग हम गणना के लिए करते हैं, यानी गिनने के लिए करते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर किसे कहेंगे? जब हम नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लेते हैं तो हमारा होल नंबर बन जाता है, यानी पूर्ण संख्या बन जाता है। इंटीजर क्या होता है कि जब हम नेचुरल नंबर, किसको? नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों को शामिल कर लेते हैं, तब आपका निकल के आता है इंटीजर। ठीक है, तब क्या निकल के आता है? इंटीजर। इंटीजर में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो बिल्कुल दोनों के दोनों ही संख्याएं इंटीजर हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं आपका रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर क्या है इसको भी समझा देते हैं आपको। ठीक है, देखिए रेशनल नंबर क्या है आपका? रेशनल नंबर इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल में चला जाता है। ठीक है, रेशनल नंबर को आपने पढ़ा होगा हमेशा कि ये हमेशा जो होता है वो भिन्न के फॉर्म में लिखा जाता है। किसके फॉर्म में? भिन्न के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको भिन्न के फॉर्म में लिखा जाता है। कहने का अर्थ है कि इसको मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैंने अगर यहाँ पर P/Q लिखा है तो आप M/N भी लिख सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि P/Q ही लिखे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका कि इसमें जो आपका हर है उसमें कंडीशन होता है कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर होता है तो ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद आपका आता है तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है P एंड Q, आपका जो होना चाहिए दोनों का दोनों आपका पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक की कंडीशन क्या है कि भैया पूर्णांक नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 होता है। लेकिन आपने क्या अभी तक पूर्णांक में पढ़ा कि दशमलव आता है? पूर्णांक में दशमलव नहीं होता है। पूर्णांक क्या भिन्न के फॉर्म में होता है? कभी नहीं होता है।
पूर्णांक सिर्फ एक ही फॉर्म में होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और जीरो होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता पूर्णांक का, ठीक है। नेचुरल नंबर तो सबसे सेफ है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर होता है, जीरो तक भी नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है, यहां पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, जैसे 1/2, क्या 1/2 आपका ये रेशनल नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलिए समझते हैं हम इसको कैसे होगा। पहली चीज आपको कहता है कि p/q के फॉर्म में यानी अंश बटा हर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता, क्या लिखा ही है, ठीक है, लिखा भी है। फिर इसके बाद कहा है कि क्या q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q इसमें क्या आपको 0 के बराबर दिख रहा है? नहीं है, q 0 के बराबर नहीं है। तीसरा क्या है कि p और q आपका जो होना चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए। इसमें p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। आप जानते हैं एक जो है आपका वो पूर्णांक है, दो भी आपका पूर्णांक है। इसके अलावा एक एग्जांपल और ले लूं अगर मैं, क्या -2, ओनली -2, क्या ये पूर्णांक है? तो पूर्णांक है भी। साथ में क्या ये परमेय संख्या हो सकता है? तो परमेय संख्या की पहली कंडीशन p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको, ठीक है भाई। नीचे में 1 लगाऊं तो p/q के फॉर्म में आ जाएगा, उसको थोड़ा सा मैं और अपग्रेड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो चेंज हो जाएगा, p/q के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका q 0 के बराबर नहीं हो, इसके नीचे कुछ भी लिखोगे तो 0 नहीं लिख सकते, सिर्फ 0 नहीं है, ठीक है। 1 तो लिखा जा सकता, मान लो मैं 1 लिख देता हूं, 1 लिख देता हूं तो क्या ये p/q के फॉर्म में हो गया? 0 के बराबर नहीं है इसका हक। फिर p एंड q इंटीजर है, हाँ 2 इंटीजर है और एक भी इंटीजर है। क्या इसके अलावा 0, 0 क्या आपका सर परमेय संख्या है? बिल्कुल 0 आपका परमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मान लो 4 लिख दू, 5 लिख दू, 6 लिख दू, कुछ भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो 0.4 आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसके अलावा ईटीसी में करता हूं एक्सेट्रा, इसके अलावा ऐसे बहुत से नंबर हैं जो आपके परमेय संख्या में आते हैं। अब अपरमेय संख्या की कंडीशन क्या है? अपरमेय संख्या में होता है कि पहली चीज तो इसमें है कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। किसके फॉर्म में? p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। दूसरी चीज इसमें कहा है कि q इसमें भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऑप्शन मैच करते हैं, लेकिन ये ऑप्शन मैच नहीं करता है। इसके अलावा यह वाला ऑप्शन भी मैच नहीं करेगा कि p एंड q आपका जो है वह कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता है, ठीक है। p एंड q नॉट इंटीजर, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, यह इंटीजर नहीं होंगे, ठीक है। कैसे? इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक जैसे आता है, मान लीजिए आ जाए कुछ ऐसे करके कि जिसको p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, जैसे मान लो पाई, पाई की क्या फिक्स कोई वैल्यू है? 22/7 आपको कहते हैं, 22/7 माना गया एक वैल्यू है, ठीक है, एक कंसीडर किया गया वैल्यू है, फाइनाइट कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसके बाद पाई हो गया, फिर इसके बाद मान लीजिए √2, √2 क्या ये इरेशनल नंबर है? बिल्कुल आप कहोगे इरेशनल नंबर है। चलिए इसको समझा देता हूं मैं कैसे इरेशनल नंबर है। क्या आपने कहा √2 पूर्णांक हो सकता है? नहीं होगा पूर्णांक, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक में कभी रूट सिस्टम नहीं आता है, इसलिए नहीं होगा। इसको मैं भले ही लिख दूं, मैं p/q के फॉर्म में लिख दूं कि भैया p/q के फॉर्म में लिख दिया मैंने, लेकिन तभी नहीं होगा। कहा नहीं होगा? क्योंकि ये तीसरा वाला ऑप्शन है, इसको सर्टिफाई कर रहा है कि p और q पूर्णांक नहीं होने चाहिए। इसमें p या q दोनों में से एक ठीक पूर्णांक नहीं है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। दोनों में से एक क्या है? पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर में नहीं जाएगा। रेशनल नंबर कभी हो सकता है कि जब दोनों का दोनों पूर्णांक हो, ये कंडीशन तभी अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। तो आपका ये भी आपका हो गया। फिर इसके अलावा मान लो क्या -√5, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी आपका है, इरेशनल नंबर है। इसके अलावा मान लो क्या 2.39467 डॉट डॉट एंड सो ऑन, क्या इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू लिखी जा सकती है? भाई अगर फाइनाइट वैल्यू होगी तो नीचे 0 लगा के हम नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कर लेंगे, नहीं हो सकती, ये भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट छूट रहा था, मैं एक पॉइंट बता देता हूं इसमें, यही भी बता देता हूं कि 2.5 एक रेशनल नंबर हो सकता है। कैसे? इसको लिखा जा सकता है कि 25/10 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका दशमलव सिस्टम में ये होगा, ठीक है। एक आता है रिपीटेड सिस्टम आता है, ठीक है, रिपीटेड सिस्टम आता है दशमलव का, वो भी आपका परमेय संख्या में आएगा और हम आगे उसको चल करके बड़ी विस्तार पूर्वक हम उसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या समझिएगा कि ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, इरेशनल ही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू, यहाँ जैसे फाइनाइट थी तो यहाँ पे मैंने नीचे 10 लगा दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा सकते भाई, कितना नीचे में 0 लगाऊंगा और ये कितना भी आगे बढ़ता जाएगा। इसके अलावा ऐसे और भी संख्याएं आती हैं जो चलती जाएंगी, ठीक है, ऐसे संख्याएं
जैसे मान लीजिए √3 की जो वैल्यू होगी वो अलग से कुछ होगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो 101.01000100001 डॉट 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 एंड सो ऑन। क्या आप इसको देख सकते हैं, इसको क्या आप देख सकते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है चल रही है, ठीक है, ये वैल्यू आपकी रेशनल नंबर नहीं हो सकती, इरेशनल ही होगी। क्यों? क्योंकि इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। 10 के बाद एक जीरो है, उसके बाद एक है, फिर डबल जीरो एक आ गया, फिर तीन बार जीरो, फिर एक आ गया, ठीक है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है और इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं इरेशनल नंबर में ही आएगा। इसके अलावा मैं एक्सेट्रा कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जाइएगा आप लोग, इसका आप लोग कमेंट में भी बता दीजिएगा कि पाई अपरिमेय संख्या है। अगर मैं पाई की वैल्यू रख दूं, इसको आप जवाब दीजिएगा खुद कि पाई की वैल्यू मानी गई है 22/7, फिर इसके बाद वैल्यू सॉल्व की गई 3.14 एंड सो ऑन डॉट डॉट, ठीक है। अब इसमें बताइएगा आप कि इसमें पाई जो है वह परमेय संख्या है अपरमेय संख्या, आपने देख ही लिया कि अपरमेय होगा। इसकी जो वैल्यू रखी जा रही है वो परमेय है अपरमेय है, ये जो वैल्यू है वो परमेय है अपरमेय है। इन तीनों को आप बताइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास 10 के पेपर में पूछा गया एक बार, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद अगली बार हम इसको आकर के विस्तार पूर्वक इस पर भी डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। ये आता है आपका, ये 22/7 हो गया बराबर 3.14 समथिंग हो गया। एक और आंसर दे जाइएगा, ये मैं होमवर्क में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। दूसरा होमवर्क लिए क्या होगा आपका, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि क्या पाई की जो वैल्यू है वो 22/7, क्या ये वैल्यू रियल है इसकी, ठीक है। इसका भी आप जवाब दीजिएगा। अगर ये वैल्यू रियल नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर इतनी आती होगी, अप्रोक्सीमेटली इतनी अगर आती होगी, तो दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला होगा या ये वाला होगा, ठीक है। दोनों की आप वैल्यू हमको डायरेक्ट कमेंट में बता दीजिएगा कि वैल्यू किसकी बड़ी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका जो सॉल्व किया जाता है 3.14, उसको भी आप बताइएगा कौन उसमें भी वैल्यू बड़ी है, क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू या इतनी आएगी या इसके अलावा कुछ होगी, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा, बताइएगा कितनी इसकी वैल्यू आएगी, आंसर कितनी आएगी और इन दोनों में कौन बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है, चलिए देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, ये क्या होती है, ध्यान समझिएगा। आप जानते होंगे एक चीज, तो आप मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है, मैथ में आप जानते होंगे कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम लिख ही नहीं दे सकते हैं, सिर्फ हम कल्पना करते हैं, मानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी संख्या है जिनको हम लिख पाते हैं। जैसे आपने काउंटिंग करना स्टार्ट किया तो काउंटिंग में आपने लिखा, ठीक है, कि ये संख्या इतनी होंगी। फिर उसके बाद आपने क्या किया, पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ने में भी आपने देखा उसको कि क्या कैसे लिखा गया। लेकिन कुछ ऐसे संख्याएं होती हैं जिनको हम न लिख पाते हैं न पढ़ पाते हैं, बल्कि हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि ये संख्याएं हो सकती हैं। जैसे आप कहेंगे कि सर इन्फिनिटी, अनंत, कहते हैं ना सबसे बड़ी संख्या अनंत, लेकिन अनंत की कोई परिभाषा थोड़ी ना है, अनंत एक काल्पनिक संख्या है, ठीक है। इसकी हम कल्पना कर सकते हैं कि अनंत एक कोई संख्या है, क्योंकि इसकी फाइनाइट वैल्यू है नहीं। जिसकी फाइनाइट वैल्यू होगी वो वास्तविक संख्या में आएगा, अन्यथा इसके अलावा वास्तविक संख्या में नहीं आने वाला है, ठीक है। इन्फिनिटी आपकी वास्तविक संख्या में नहीं आती है, ये इन्फिनिटी आपकी किसी भी संख्या में नहीं आएगी। वास्तविक संख्या के जितने पार्ट है किसी में नहीं आएगा, चाहे आप नेचुरल नंबर को ले लीजिए, चाहे आप होल नंबर को ले लीजिए, चाहे आप इंटीजर ले लीजिए, चाहे आप रेशनल नंबर को ले लीजिए, चाहे आप इरेशनल नंबर को ले लीजिए, चाहे जिसको ले लीजिए आप, इसमें किसी भी नंबर का इंटीजर, इसमें किसी भी नंबर का इन्फिनिटी नहीं होगा आंसर, ठीक है, किसी भी नंबर का। तो अब ध्यान समझिएगा, रियल नंबर क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं आपने अभी तक पढ़ी है, नेचुरल नंबर पढ़ा आपने, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, उसके बाद में आपने पढ़ा इंटीजर आपने पढ़ा, उसके बाद में आपने ये रेशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल नंबर आपने पढ़ा। इन सभी को अगर मैं एक साथ मिला लूं और मिलाने के बाद मैं कहूं, अगर ठीक है, मिलाने के बाद अगर मैं कहूं तो ये निकल के आता है कि भैया ये ही बनेगा आपका रियल नंबर। क्या बनता है? रियल नंबर, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है ना। आप इरेशनल नंबर को भाई पढ़ पा रहे हो, भले इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं जा रही है, पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखा जा सकता है। इसकी फाइनाइट वैल्यू चल रही है ना कुछ ना कुछ। अब जब फाइनाइट वैल्यू चल रही है तो रियल नंबर में जाएगा, हर हाल में जाएगा। इसके अलावा एक आती है कि भैया अगर मान लीजिए सपोज जैसे हमने क्या क्या देखा कि ये रियल में हो गया, आपने रियल में लिख नहीं सकता है।
अब इसके अलावा आप सर की ऐसी संख्या बताइए जिसको हम मान सकते हो, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, पहले इसी का मैं बता देता हूं एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -8 हो सकता है, 2.894 समथिंग डॉट डॉट ये भी हो सकता है, पाई बिल्कुल होगा, ठीक है, पाई भी होता है। इसके अलावा 22/7 ये भी हो सकता है, 3.14 ये पाई की वैल्यू होती है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा 2/3 ये भी हो सकता है, -4/5 ये भी हो सकता है, -100/2 ये भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है etc इसके अलावा एक्सेट्रा, जिसको हम लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, उसे हम कहेंगे रियल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या क्या होती है, जिसकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं, मानते हैं कि हमारी कल्पना से ये ऐसा नंबर बनेगा, तो वो नंबर कौन सा हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्या जिनको हम सिर्फ कल्पना करते हैं, जैसे इन्फिनिटी की हम कल्पना करते हैं कि इन्फिनिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आता है, ई आता है, ठीक है, इसकी भी हम कल्पना करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2.1718 समथिंग करके से होती है। फिर इसके बाद आपकी आती है आयोटा, आयोटा भी एक वैल्यू है, आयोटा की जो वैल्यू होती है वह होती है अंडर रूट -1, ठीक है, आयोटा की वैल्यू होती है। आयोटा आपको पढ़ने को मिलेगा 11th में, ये भी आपको 11th में भी मिलेगा, सिर्फ आप इन्फिनिटी है आप 6 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी ये सभी आपको 11 से ही स्टार्ट हो जाते हैं, 10 से ही स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूलों में जो बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें ये सब पढ़ा दी जाती है, छोटी मोटी चीजें समझ में। फिर इसके अलावा ईटीसी में कर देता हूं, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं जिनकी हम इमेजिनरी कर सकते हैं। अभी ऐसे कुछ संख्याएं खोजनी बाकी है, कुछ संख्या ऐसी चल रही है जिन पर रिसर्च चल रहा है, जिनको हम इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में जान सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके परीक्षा की व्यू से, ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा की व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जितनी संख्या आपने रियल और इमेजिनरी आपने पढ़ लिया है, इमेजिनरी और रियल में आपने पढ़ा, रियल आपने पढ़ा और इमेजिनरी आपने पढ़ा, ठीक है, एंड इमेजिनरी आपने दोनों पढ़ा। ये दोनों के दोनों जो संख्याएं हैं, अगर दोनों को मिक्स कर लें तो मिक्स करने के बाद मेरे पास बनता है, वो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व की सबसे बड़ी संख्या अगर कोई चीज है, जब पूरे इंटरनेशनल संघ बैठता है तो पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही डिफाइन किया जाता है कि सभी संख्याओं को अगर हम माने तो इस उसको किसी फॉर्म में मान ले तो सबके सब निकल के आती है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म से, ठीक है। अब एक परीक्षा के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था उस पर ध्यान रखिएगा कि क्या कि नेचुरल नंबर जो है वह होल नंबर हो सकता है, ये पूछा जाता है, हर बार सवाल पूछा जाता है। क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। इसके अलावा क्या होल नंबर इंटीजर हो सकता है? बिल्कुल कहोगे सर इंटीजर हो सकते हैं। फिर इसके बाद कहोगे क्या इंटीजर सर रेशनल नंबर हो सकते हैं? रेशनल नंबर को क्यू से करके दर्शाया जाता है। ध्यान समझिएगा, ये आपको थोड़ा सा बड़े लेवल में मिल जाएगा, 11th में मिल जाएगा या 10th के बाद में ही मिल जाएगा। इसको क्यू से ही दर्शाया जाता है, ठीक है। रेशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है रेशनल नंबर। फिर इसके अलावा क्या ये आगे रियल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा ये रेशनल के बाद में एक आता है इरेशनल नंबर, लेकिन ये सभी इरेशनल नहीं हो सकते, ठीक है, सबके सब इरेशनल नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा। रेशनल होंगे, इरेशनल नहीं, इरेशनल एक अलग पॉइंट बन जाएगा, इरेशनल और इमेजिनरी दोनों अलग अलग पॉइंट बन जाएंगे। इरेशनल और इमेजिनरी नंबर दोनों के दोनों अलग पॉइंट बन जाएंगे, ये दोनों पॉइंट को छोड़ करके। बाकी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, होल नंबर इंटीजर होगा, इंटीजर रेशनल नंबर रियल नंबर हो जाएगा। अब इसी पे ध्यान समझिएगा, क्या चीज हो सकता है कि क्या रियल नंबर आपका ये हो सकता है, यानी कहने का अर्थ है रेशनल नंबर हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या इंटीजर होल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसमें एक्सेप्शन आते हैं, कई एक्सेप्शन आते हैं, जैसे रियल नंबर जो होता है वह रेशनल नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप कहोगे कि नहीं ये, अच्छा इसमें एक आता है आपका जो क्यू, यहां पर जो आपका ये बनता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इमेज इरेशनल नंबर।
ये रैशनल और इरेशनल दोनों मिला करके आपके बनते हैं। इरेशनल और रैशनल मैं लिख देता हूं, ये दोनों मिला करके आपके रियल नंबर बनते हैं। रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर कभी इंटीजर नहीं होता है, इसीलिए ये आपका ना तो क्यू और ना तो क्यूसी, यानी कि जो रियल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, ये दोनों के दोनों आपको इंटीजर में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्या इंटीजर होल नंबर होगा? इंटीजर में माइनस भी होता है, लेकिन होल में नंबर में माइनस नहीं होता है। होल नंबर नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर में जीरो होता है, लेकिन एन में, यानी कहने का अर्थ है नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऐसे इस चेन को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इधर से इधर को जाया जा सकता है, लेकिन इधर से इधर को नहीं आ सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही मैटर कर देते हैं और जहां से ये वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद में इसको आप इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा। अब हम इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम आपको कॉम्पिटेटिव लॉ और अनेक प्रकार की जो पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड है, पूर्णांक से रिलेटेड है, सभी प्रकार के नियम, संवरक नियम और साहचर्य नियम, इन सभी को हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे। और इसके अलावा सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं को, सयुग्म, युगल संख्या, ठीक है, इन सभी संख्याओं को हम वहां पे समझाएंगे आपको विस्तार रूप से। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।